सभी को नमस्कार। आज अपन देखने वाले हैं राजस्थान का अपोहा तंत्र। इससे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था राजस्थान का भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेशों से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे जो राजस्थान का अपोहा तंत्र यानी राजस्थान की जो नदियां हैं वो किस दिशा में जाने वाली हैं, हम भौतिक प्रदेशों से पता कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि भाई या तो नदी मरुस्थल में बहेगी या फिर वो नदी अरावली से या मैदानों में कहीं ना कहीं तो बहेगी, तो उसका ढाल किस तरफ था तो उससे अपन आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो राजस्थान के अपोहा तंत्र को बांटते हैं। तो राजस्थान के अपोहा तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में अपोहा तंत्र कह दो, राजस्थान की नदियाँ कह दो, ठीक है। ये 3 भागों में बांटी जाएंगी। सबसे पहले आंतरिक अपोहा तंत्र, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ यानी जो कि राजस्थान के अंदर ही, या यूँ कह दें जैसे अपन 2 नंबर को देखते ही आप समझ जाओगे। दूसरा जो हमारे पास में अपोहा तंत्र आएगा वो आएगा अरब सागर का अपोहा तंत्र, अरब सागरीय नदियाँ या अरब सागरीय प्रवाह। और तीसरा हमारे पास में जो है वो कौन सा होगा भी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का अपोहा, खाड़ी का अपोहा तंत्र, ठीक है। ये हो गया अभी 3 भागों पे हमने इसको इस प्रकार से बांट दिया है। अब यहाँ पर अपने देखना है कि नदियाँ जो है, क्योंकि हमारे जो भारत के दक्षिण में आप देख पाओगे कि भारत के दक्षिण का जो हिस्सा है वो किस प्रकार का है, वो त्रिभुजाकार है। और उस त्रिभुजाकार के कारण कि भारत के जो दक्षिण में हिंद महासागर था उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। हिंद महासागर का एक हिस्सा है अरब सागर। अरब सागर अगर पूछा जाए तो भारत के किस दिशा में आएगा, दक्षिण में तो अपन हिंद महासागर कहेंगे, तो इसे दक्षिण पश्चिम या फिर आप एक बार पश्चिम ही कहो, ठीक है। पश्चिम वाले इलाके में क्या आ गया, अरब सागर। और पूर्व में क्या आता है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। यानी मैं यूँ कह दूँ यहाँ पे कि भी हिंद महासागर का जो 2 हिस्से हैं उसमें से पश्चिमी हिस्से को क्या कहा जाता है, अरब सागर, और पूर्वी हिस्से को बंगाल की खाड़ी कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। अब ये जो बंगाल की खाड़ी है इसका नाम बंगाल के नाम से कैसे पड़ा, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र था जहाँ पर सबसे पहले आकर के अंग्रेज़ों ने हुकूमत करना शुरू की थी उसे बंगाल कहते थे भी पहले, तो इसीलिए इस कारण से इसका नाम क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी। तो फिर ये अरब सागर कैसे बना, इसका नाम अरब सागर क्यों बना, तो आप देख पाएंगे कि अपने भारत से जैसे ही अपन पश्चिम की ओर जाते हैं तो यहाँ पर अरब कंट्रियाँ आती हैं, अरब कंट्रियाँ जहाँ अरबी भाषा, फारसी भाषा जो है बोली जाती है। ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, ठीक है, ये सारे अरब कंट्रियाँ हैं। उनकी वजह से ये इसका नाम क्या है, अरब सागर। इसका मतलब अरब सागर का नाम हमारी वजह से नहीं है, इसकी वजह से। लेकिन बंगाल की खाड़ी का जो नाम है वो भारत के यानी पूर्वी, आप कह सकते हो पूर्वी बंगाल की वजह से है, यानी बांग्लादेश की वजह से है, या उसी का एक हिस्सा पश्चिमी बंगाल जो अपना एक राज्य है। और इसके नीचे जो महासागर था, हिंद महासागर, इसे हम इंडियन ओशन कहते हैं, इंडियन ओशन। तो इसका मतलब इसका जो नाम है वो भारत के नाम से रखा गया है। अब चलिए आते हैं अपने इस तरफ अपोहा तंत्र की ओर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ ऐसी जो ना तो अरब सागर तक अपना पानी ले जा सकती हैं किसी माध्यम से, ना ही वो अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा सकती हैं। तो जब दोनों तरफ ही नहीं पहुंचा पाएंगी तो फिर वो कहलाएंगी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजस्थान के अंदर ही रह जाएंगी, हो सकता है वो राजस्थान से बाहर भी चली जाए, परंतु उसका पानी कहाँ नहीं जा रहा, ना तो अरब सागर में जाए ना बंगाल की खाड़ी में, इसीलिए हम उसे आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहेंगे। तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं तो देख लीजिए। सबसे पहले आएगी गग्गर नदी, गग्गर नदी, ठीक है, गग्गर। उसके बाद में गग्गर के बाद में हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कांकणी, कांकनी नदी। कांकनी के बाद में आएगी कांतली, दोनों के नाम को अच्छी तरीके से ध्यान रखना भी, कांकनी, कांतली, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं मेंथा के बारे में, मेंथा, रूपनगढ़, रूपनगढ़। उसके बाद में साबी और रूपारेल। ये जो नदियां हैं
इनके बारे में आपने बहुत ही कम सुना है। वो इसीलिए क्योंकि ये नदियाँ ना तो अरब सागर की ओर जाती हैं ना बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं, और ये मतलब कि फिर इसका मतलब ये बड़ी नहीं हो सकती, ये नदियाँ छोटी होंगी और ये नदियाँ केवल बरसाती होंगी, यानी बरसात पर ही डिपेंड करती होंगी ये वाली। उसके बाद में आते हैं अरब सागर की नदियों के बारे में। अरब सागरीय प्रवाह के बारे में बात करें तो यहाँ हमें किस किस को पढ़ना है, एक तो लूणी और लूणी की सहायक नदियों के बारे में, एक यहाँ पे हम बात करेंगे साबरमती नदी के बारे में, साबरमती, फिर आएगी हमारे पास में पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास, और फिर आएगी उसके बाद में माही, माही नदी। तो हम इन 4 नदियों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। ये अरब सागर की हो जाएंगी। बंगाल की खाड़ी की चर्चा करें तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ आने वाली हैं, तो एक तो मिलेगी अपने को बाणगंगा, बाणगंगा, ठीक है। दूसरी यहाँ की मुख्य नदी जो है वो चंबल है, परंतु चंबल की एक सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका नाम है बनास। तो ये बनास अपने राजस्थान की नदी कहलाएगी मुख्य रूप से, सबसे बड़ी अपवाह तंत्र के रूप में, इसलिए हम बनास को अलग से भी पढ़ेंगे। फिर आएगी हमारे पास में चंबल। तो यानी बाणगंगा, बनास और चंबल, यहाँ 3 पढ़ेंगे, यहाँ 4 पढ़ेंगे, कुल मिलाकर के 7 हो जाएंगी। यानी यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। वहाँ और उस आंतरिक प्रवाह के अंदर अपने को 7 नदियों के बारे में देखना है। चलिए अब अपन जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे वैसे इनका क्रम आपके सामने आता जाएगा, नाम आपके सामने आ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अरब सागर की कौन सा अपवाह तंत्र देखेंगे सबसे पहले, सबसे पहले आंतरिक अपवाह तंत्र देखेंगे, आंतरिक। तो देख लेना, मैं यहाँ पे आपको साथ साथ में मानचित्र पर बना करके बता देता हूँ, और आप तो वहाँ पे रफली मैप ही बनाओगे, है ना। तो रफली मैप बनाओगे तो इसलिए आपको ऐसा मैप तो मिलेगा नहीं, तो आप ऐसे करना, साथ में रफली मैप बना करके उसके लाइनों पे बना लेना, ठीक है ना, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप BA सेकेंड ईयर के रूप में इसको पढ़ रहे हो तब आपको परफेक्ट तरीके से नदी के बारे में, लोकेशन के बारे में ना भी पता हो तो चलेगा, परंतु अगर आप इसको एक पर्पस से पढ़ रहे हैं कि हमें इसको कंपटीशन में यूज़ करना है, तब आपको इसकी पूरी परफेक्ट जो है अपवाह के बारे में देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी जो है वो इस प्रकार से हिमालय पर्वतमाला से आती है। अभी हिमालय पर्वतमाला, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से इसका, इस नदी का उद्गम होता है। तो हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है। अच्छा एक मिनट, आप इस डायग्राम कैसे बनाएंगे भी, इस तरीके का एक डायग्राम बनाइए, पहले ऐसे करके एक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मिलता जुलता जो आ जाएगा हमारे पास में राजस्थान के साथ में, ठीक है। फिर आप यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन खींच देंगे, बस ये होगी आपने, क्योंकि वहाँ पे आपने शो करनी है, क्योंकि जितना कोशिश हो सके आपने डायग्राम बनाने ही बनाने हैं, ठीक है ना। भले एक नदी के बारे में पूछे तो भी 4 नदियाँ उसके साथ में जरूर बना दो, अगर आपको उस मेन नदी के बारे में नहीं भी पता तो, ठीक है। ओके, तो मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं। तो चलिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है अभी, हिमालय है, हिमालय। तो हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत का कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे, तो वो है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक, शिवालिक श्रेणी। और शिवालिक श्रेणी में अगर पूछे भी कहाँ से होता है इसका उद्गम, कि आप हिमाचल प्रदेश चले गए। अब हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला है, तो हिमालय पर्वतमाला के कौन से हिस्से में जाना है आपको, तो शिवालिक श्रेणी में जाना है। शिवालिक श्रेणी में भी हमें कहाँ जाना है, क्योंकि वो तो शिवालिक श्रेणी तो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर फैली हुई है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कांगड़ा, कांगड़ा, वहाँ एक स्थान का नाम भी है कांगड़ा, और कांगड़ा एक पहाड़ी का नाम भी है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है। तो देखिएगा जरा किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वतमाला की शिवालिक पहाड़ियों से और कांगड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अब जैसे इसका उद्गम होता है तो ये हिमाचल के बाद में हरियाणा में एंटर करती है, हरियाणा, हरियाणा में आएगी। हरियाणा के बाद में ये राजस्थान में एंटर करेगी। तो पहले अपन राजस्थान की चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो राजस्थान में जब ये एंटर करती है तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि यहाँ पे है टिब्बी तहसील,
कौन सा जिला आ रहा है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से भी, तलवाड़ा, और यहाँ पर तलवाड़ा झील भी है, तलवाड़ा, ठीक है। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा से यहाँ से एंट्री होगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये नदी इस प्रकार से हनुमानगढ़ जिले से होती हुई आगे जाएगी श्री गंगानगर में, और श्री गंगानगर से होती हुई चली जाएगी कहाँ पे भी? इस ओर क्या है? क्या है इस ओर? हमारे राजस्थान के इस तरफ क्या है? पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान में चली जाएगी। इसके मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। तो हनुमानगढ़ में 4 पॉइंट अपने को अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। यहाँ पर आप 4 बिंदु लगाएंगे और श्री गंगानगर में हम 2 बिंदु लगाएंगे, ठीक है। मतलब जो भी आपने रफली मैप बनाया है उसका एक पार्टीशन सा बना लेना कि एक हनुमानगढ़ है और एक श्री गंगानगर है। तो हनुमानगढ़ में अपने को 4 बिंदुओं के बारे में अध्ययन करना है। ये 4 मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो देखिए जरा, सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे है बटनेर दुर्ग, ठीक है, बटनेर दुर्ग है। उसके बाद में देखेंगे दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं हनुमानगढ़ जंक्शन है। हनुमानगढ़ आपको जंक्शन कह दे या हनुमानगढ़ शहर कह दे, तो हनुमानगढ़ शहर कहाँ पे है? गग्गर नदी के किनारे स्थित है। और फिर उसके बाद में आप देख पाएंगे नेक्स्ट आएगा हमारे पास में कालीबंगा भी, कालीबंगा है ना। कालीबंगा क्या है? सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता की दूसरी राजधानी कहा जाता है इसको। कालीबंगा सभ्यता को कौन सी? दूसरी राजधानी, दूसरी या तीसरी? तीसरी राजधानी, सॉरी। एक तो होगी हमारे पास में कौन सी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और तीसरे नंबर पे आएगी कालीबंगा, ठीक है। और वो भी इसको किसने कहा था? भी यहाँ पे आप ध्यान रखना इसको किसने कहा था, ठीक है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा के बाद में एक और आएगी रंगमहल सभ्यता, ठीक है। ये भी सभ्यता है रंगमहल। कालीबंगा का जो नाम है वो काले रंग की चूड़ियों से नाम इसका पड़ा है कालीबंगा, क्योंकि पंजाबी के अंदर चूड़ियों को बंगा कहते हैं, बंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में सूरतगढ़ के बाद में आ जाएगा अनूपगढ़। सूरतगढ़ के बाद में क्या आ गया? अनूपगढ़ आ गया। और अंत में आता है फोर्ट अब्बास जो है ये इसका अंतिम पॉइंट है जो कि बहावलपुर में आता है, ठीक है। ठीक है, बनाइए इतना जल्दी से। ओके, फोर्ट किला, फोर्ट बोलते हैं ना, फोर्ट बोलते हैं कि किला, ठीक है। फोर्ट अब्बास कहाँ पे चले गए? पाकिस्तान में चले गए। अब इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में सुन लीजिए ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश की हिमालय पर्वतमाला की शिवालिक श्रेणियों से निकलती है। उसके बाद में हरियाणा से होती हुई ये हनुमानगढ़ में एंटर करेगी। हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से एंटर करती है। सबसे पहले इस पर क्या देखने को मिलेगा? बटनेर। अब ऐसा नहीं है कि कर्म का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना। ये ऐसा नहीं मतलब कहना कि भी बटनेर पहले आता है कि हनुमानगढ़ जंक्शन, क्योंकि बटनेर जो दुर्ग है वो हनुमानगढ़ के अंदर ही है। अब हनुमानगढ़ तो पहले शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि जिला तो शहर पहले शुरू हो जाएगा, तो शहर के अंदर बटनेर है। तो उसके बाद में दुर्ग आता है। दुर्ग के बाद में हम बात करें आगे चल करके कालीबंगा आता है, और कालीबंगा के बाद में चल करके रंगमहल सभ्यता आती है। उसके बाद में सूरतगढ़ आता है और हनुमानगढ़ आता है। बाकियों का क्रम कोई दिक्कत नहीं रहेगी, यहाँ पे आपने बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर देखो कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में। इससे पहले देखिए तो हरियाणा के अंदर भी हमें इस नदी पर एक सभ्यता मिलेगी भी, जिसका नाम है बनवाली सभ्यता। बनवाली सभ्यता जो है ये हरियाणा के अंदर है। बनवाली सभ्यता और ओटू झील, बनवाली सभ्यता ओटू झील हरियाणा में है।
टिब्बी तहसील से एंटर किया, तलवाड़ा झील से एंटर किया इसने। अब देखिए इसकी विशेषता क्या रहती है। सबसे पहले तो इसके उपनाम देख लेते हैं, उपनाम क्या क्या है। इस नदी को, जो घग्गर नदी है, वर्तमान में जहाँ पर बह रही है वहाँ पहले कभी सरस्वती नदी बहा करती थी, वहाँ सरस्वती नदी बहा करती थी, इसीलिए इसको सरस्वती नदी भी कहते हैं, सरस्वती। ठीक है, एक नाम क्या आया, सरस्वती, सरस्वती। फिर इसको सरस्वती नदी को, इसको ऋग्वेद के अंदर ध्वजद्वती नाम दिया गया हुआ है, ध्वजद्वती, ध्वजद्वती। क्या किया है, सरस्वती नदी इसका सरस्वती के पाट पर बहती है, ये सरस्वती के पाट पर बहती है और इसे ध्वजद्वती नाम दिया गया। फिर इसके बाद में देखिए कि इसे नट कहते हैं, नट, नाली कहते हैं, नट, नाली, मृत और सोतर, नट, नाली, मृत, सोतर, ये इसके उपनाम है। अब सरस्वती से क्यों कहा गया, क्योंकि ये सरस्वती के पाट पर बहती है और सरस्वती को ऋग्वेद के अंदर ध्वजद्वती कहा गया था, ये ध्वजद्वती नाम आ गया। इसके बाद में नट इसे क्यों कहते हैं, नट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है कि जब इसका उद्गम होता है ना, तो वहाँ से कभी ये उद्गम होता है, इसका कभी नहीं होता, वहाँ उद्गम होता है कभी नहीं होता, कभी प्रवाहित होती है कभी नहीं होती, इस वजह से नटखट कहते हैं इसको, है ना, नटखट हो गया ना, कि भी कभी उठा कभी नहीं उठा, तो इस प्रकार से नट नाम दिया जाता है इसको। फिर आता है नाली, नाली इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ हनुमानगढ़ में जाकर के पूछोगे ना कि साहब हमें घग्गर नदी देखनी है, कहाँ पे है, तो बोलेगा हैं क्या देखना है, घग्गर नदी। अगर आप उसको कहोगे नाली देखनी है, वो कहेगा ये रही, यानी वहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है, नाली के नाम से। ठीक है, उनको पता ही नहीं घग्गर नदी क्या है। वहाँ पर अगर आप लोकल इंसान से, जैसे अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनसे अपन कोई बात पूछते हैं जो कागज़ों में होती है, तो उनको तो थोड़ी पता है कागज़ों में क्या कुछ है क्या नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना, इसे नाली कहते हैं। अब इसके बाद में बात आती है मृत, इसे मृत क्यों कहते हैं, बटनेर के पास में आकर के इसका पानी समाप्त हो जाता है, बटनेर के पास में आकर इसका पानी जो है वो समाप्त हो जाता है, यानी एक हिसाब से ये मर गई, या ये पहले क्या होगी, सो गई है, यहाँ पे क्या होगी, सोतर होगी, सो गई। अब जैसे ही हिमाचल के अंदर थोड़ी सी बरसात ज़्यादा हुई तो इसका पानी चला गया अनूपगढ़ तक। कहाँ तक चला गया, अनूपगढ़ तक। तो पहले बटनौर में सोई, फिर उठ करके कहाँ चली गई, अनूपगढ़ में चली गई, और उसके बाद में क्या हो जाता है, अंत में जाकर के वहाँ मृत हो गई, यानी मृत इसे कह देते हैं, मृत और सोतर हो गया। लास्ट में फोर्ट पास तक चली जाती है जब कोई ज़्यादा पानी आता है पीछे से। तो हमारे पास यहाँ पे आता है प्रश्न कि घग्गर नदी सामान्यतः कहाँ तक जाती है, बटनेर दूर तक। यदि पूर्व में उफान हो, ज़्यादा बरसात अधिक होती है हिमाचल में, तो पानी कहाँ तक जाएगा, अनूपगढ़ तक जाएगा। यदि उफान में आए, नदी उफान में आए, पहले मैंने क्या कहा, सामान्यतः बटनेर, वर्षा अधिक हो तो अनूपगढ़, उफान अधिक हो तो फोर्ट पास तक जाएगी। तीसरे बार वो फोर्ट पास तक जाती है, और जब इतना ज़्यादा उफान होता है तो बाढ़ आने की संभावना कहाँ रहती है, घग्गर नदी में बाढ़ आने की संभावना कहाँ रहती है, तो हनुमानगढ़ जंक्शन में। कहाँ रहती है, हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ में बाढ़ आने की संभावना रहती है, क्योंकि हनुमानगढ़ जंक्शन जो है ना, हनुमानगढ़ जंक्शन जो है वो इस नदी के पाट से भी नीचे है, पाट से भी नीचे है, यानी कि यहाँ नदी बहती है और उसका जो नींव है वो वहाँ से शुरुआत होती है। जो हनुमानगढ़ जंक्शन है उस शहर की नींव नीचे है और नदी का तला ऊपर है। तो अगर ये एक बार हो गई, यानी कि इसमें बाढ़ आ गई, तो फिर क्या होगा, ये हनुमानगढ़ जंक्शन जो है वो डूब जाएगा ना। तो इस प्रकार से कि यदि पूर्व में नदी ज़्यादा उफान पर होती है तो बाढ़ आने की संभावना कहाँ रहती है, तो कहाँ रहती है, हनुमानगढ़ में। ऐसे ही हम जब लूणी नदी के बारे में चर्चा करेंगे तो ध्यान रखना, लूणी नदी में यदि ज़्यादा वर्षा होती है, ज़्यादा उफान पर होती है, तब बाढ़ कहाँ पे आती है, तो आती है बालोतरा के अंदर, तो आती है बालोतरा में। क्योंकि बालोतरा में आप जाके देख लेना, बालोतरा जो है वो लूणी नदी के तल से क्या नीचे है, तो इस वजह से वहाँ तो सेम यही सिचुएशन जो है वो वहाँ पे बनती है। ओके, तो ये हमने इनके बारे में चर्चा की, इनका नाम कैसे पड़ा, हो गया हमारे पास में। इसके बाद में देखो इसकी विशेषता क्या रहती है कि सबसे पहले तो हिमालय का जल राजस्थान में लाने वाली, राजस्थान में
लाने वाली एकमात्र नदी। क्या है अभी? एकमात्र नदी। एक विशेषता ये रही, एकमात्र नदी होगी। दूसरी विशेषता इसकी देखिए, दूसरी विशेषता उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली एकमात्र हो गई। फिर तीसरी इसकी विशेषता देखिए, अंतर्राष्ट्रीय, कौन सी भी? अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की एकमात्र नदी। तीन विशेषताएं हैं जो एकमात्र घग्गर नदी में ही देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो यह है हिमालय का जल लाती है, इसके अलावा कोई भी नदी हिमालय का जल राजस्थान में नहीं लाएगी। फिर उत्तर दिशा से प्रवेश करेगी तो यही पर करती है और कोई नदी नहीं करती। और तीसरी बात आती है अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह। ऐसा कोई नदी नहीं है जो राजस्थान से शुरू हो या कहीं से भी शुरू होकर के, राजस्थान से होती हुई कहीं गई हो, तो दूसरे देश में गई हो, तो ऐसी कोई नदी अपने को नहीं मिलेगी। हालांकि जैसे अपन सिंधु सतलज के बारे में पढ़ते हैं, है तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ, बाकी बड़ी नदियाँ तो अंतर्राष्ट्रीय हैं, लेकिन हमारी चर्चा कहाँ पे चल रही है? राजस्थान में। ठीक है, ओके, तीन बातें हो गई। इसके बाद में ध्यान रखना, घग्गर नदी का जो क्षेत्र है, घग्गर नदी का जो एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को घग्गर बेसिन को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है। नाली के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को हकरा कहते हैं। हकरा, ठीक है, तो कुछ भी समझ लो भाई, है ना। तो ये हकरा हो गया ना, तो ये क्या होगी भाई? पाकिस्तान में इसका बहाव क्षेत्र हकरा कहलाएगा, राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र नाली कहलाएगा। और राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र है किन जिलों के अंदर? दो ही जिलों के अंदर है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर है। अंत में एक पॉइंट रह गया, एक पॉइंट देख लीजिए कि भी राज्य जो ये भारत से बाहर जाती है तो ये कहाँ से जाती है? तो ये है अनूपगढ़ का बिंजोर नामक स्थान। बिंजोर गांव है, बिंजोर गांव से ये बाहर जाती है। बिंजोर गांव में वैसे बिंजोर है, वैसे बहती हुई वैसे बाहर जाएगी, राजस्थान से बाहर जाएगी। और कहाँ तक जाएगी? अब्बास तक जाएगी, फोर्ट अब्बास तक जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने ये पॉइंट आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ से एंटर करती है ये इंपॉर्टेंट है और जहाँ से आउट होती है वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए, ये होगी हमारे पास में घग्गर नदी। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 465 किलोमीटर है। तो इसको हम लिखेंगे 100/465। इसका मतलब क्या हुआ? क्या है इसका मतलब? मैंने दो चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, 100 किलोमीटर और 465 किलोमीटर। इसका अर्थ है कि इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। समझे? इस प्रकार से होगी। ठीक है, ये बात होगी हमारे पास में। तो ये तो हुई बात किसके बारे में? घग्गर नदी के बारे में। अब यहीं से अपने से पूछ ले कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो कौन सी आएगी? घग्गर नदी आएगी। आंतरिक प्रवाह की जो हम 7 नदियाँ पढ़ेंगे उनमें सबसे लंबी कौन सी है? घग्गर नदी। चलिए नेक्स्ट बात चर्चा करते हैं। कौन सी थी आगे वाली? कांकणी, कैनी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना आपने, कांकणी नदी। ये कांकणी नदी कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। कांकणी नदी जैसलमेर में है। जैसलमेर में इस पर 3 ही पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कोटड़ी गांव की पहाड़ियाँ, ये मैंने आपको अरावली की पहाड़ियों के समय कोटड़ी गांव के बारे में बताया था, कोटड़ी गांव की पहाड़ियाँ। फिर इसके बाद में ये बुद्ध झील को जल देती है। बुद्ध झील को जल दिया इसने और मीठा खाड़ी नामक स्थान पर जाकर के विलुप्त हो गई। मीठा
खाड़ी नामक स्थान। तो मीठा खाड़ी नामक स्थान पर जाकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से निकली, बुद्ध झील को पानी दिया, मीठा खाड़ी नामक स्थान पर जाकर क्या हो गई, ये विलुप्त हो गई। ये हो गई भी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। कितनी भी, 17 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी जो है वो कौन सी है, कांकणी। यानी हम किस नदी के बारे में चर्चा कर रहे थे, कांकणी नदी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ध्यान रहे, कांकणी, कांकनी, एक नाम कांकणी है, उसका दूसरा नाम क्या है, तो कांकनेय, 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 और तीसरा नाम है मसूरदी, मसूरदी। ठीक है, कांकनी, कांकनेय, मसूरदी, कांकनी, कांकनेय, मसूरदी। कोटड़ी गांव से निकली, बुद्ध झील को पानी दिया, मीठा खाड़ी नामक स्थान पर जाकर विलुप्त हो गई। और इसी के किनारे पर है काक गणेश जी का मंदिर। काक नाम से गणेश जी का मंदिर है, काक गणेश जी का मंदिर। काक गणेश जी का मंदिर जो है वो कहाँ पर है, इस जैसलमेर के अंदर है, इस कांकणी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो अपन मानचित्र नया ले लेते हैं। ठीक है, चलिए करें कंटिन्यू। चलिए तो बताओ जल्दी से भी, सबसे अभी अपने को बात करनी है कांतली के बारे में। अब देखो, अब कै की जगह तय आ जाएगा, बीच वाला जो कै है ना उसकी जगह पे तय देखेंगे अपन। चलिए तो देखिए, नदी का नाम कांतली। अब देखो यहीं पर आपको मैं बता दूं, अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें कांतली, है ना। अब इस टी को कई बार क्या पढ़ा जाता है अभी, कांटली, यानी यहां पे क्या बन जाएगा, टै बन जाएगा। ठीक है, अगर हम उसके बारे में देखें तो उसका नाम था काकनी, है ना, काकनी, काकनी। तो इसे हम क्या पढ़ सकते हैं, काकन्य। क्या पढ़ेंगे, काकन्य। तो ये बन जाएगा काकनी। तो ये काकनी, काकन्य और मसूरदी, यहां कांतली, कांटली और मौसमी। देखो अब समझो इसको, इसका एक नाम आपको पता है काकनी, एक इसका नाम पता है कांतली, दूसरा नाम बनाना है तो तय की जगह टै कर देंगे तो कांटली बन जाएगा, यहाँ कांकने बन जाएगा। इसका दूसरा शब्द जो है वो 4 डिजिट का है, इसका जो दूसरा है वो 3 डिजिट का है। तो इसीलिए इसका जो एक और नया बनाना ना, मैं से बनाना, मैं से, तो वो क्या बनाओगे, मसूरदी, 4 डिजिट का, और इसका मैं से बनाओगे तो मसूरदी। क्योंकि ये मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे चल करके आपको इन दोनों में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, इस चीज़ों को हमने एक्सपीरियंस किया है, तब जाकर के आपको ये सब बातें बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब अपन बात करते हैं कांतली नदी के बारे में। ठीक है, वो हमारी हो गई थी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी काकनी और आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी गग्गर। ठीक है, अभी चलिए देखिए ये नदी कहाँ मिलेगी आपको, तो ये नदी मिलेगी आपको सीकर की पहाड़ियों में भी, सीकर के अंदर मिलेगी, सीकर से चलेगी और ये झुंझुनू को 2 हिस्सों में काटती हुई झुंझुनू और चूरू की सीमा पे खत्म हो जाएगी। चूरू में एंटर नहीं करेगी क्योंकि चूरू और बीकानेर ऐसे जिले हैं जिनमें नदी नहीं है। चूरू और बीकानेर ऐसे जिले हैं जिसमें कोई नदी नहीं बहती। चलिए तो इसका उद्गम देखते हैं। इस पर अपने को कितने पॉइंट देखने हैं, तो देखो 2 पॉइंट हम सीकर में देखेंगे और 2 पॉइंट हम झुंझुनू के अंदर देखेंगे। तो क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहले देखिए इस ओर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो सबसे पहले खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की
पहाड़ी। खंडेला से शुरू होकर, कहाँ से भी, खंडेला से शुरू होकर मंड्रेला पे खत्म होती है। मंड्रेला, खंडेला से मंड्रेला, खंडेला से मंड्रेला। मंड्रेला नामक स्थान है, लेकिन खंडेला की पहाड़ियां हैं। कहाँ पर है भी खंडेला की पहाड़ियां? सीकर के अंदर है। ओके, 2 पॉइंट हमारे हो गए, उद्गम और इसका अस्त हो गया, अंत हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बीच वाला पॉइंट, तो नीम का थाना सीकर, नीम का थाना सीकर, क्या विशेषता है भी यहाँ की? नीम का थाना सीकर गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। और दूसरी जो है झुंझुनू के अंदर पॉइंट, वो है सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता। देखो जितनी भी सभ्यताएं हैं ये आपको नदियों के किनारे ही मिलेंगी, क्योंकि पहले आप अभी भी अपन जब भी जनसंख्या को आप पढ़ोगे तो जनसंख्या सर्वाधिक मैदानों में रहना पसंद करेगी, और मैदानों में क्या होती हैं? नदियां होती हैं, ठीक है। सुनारी सभ्यता ये होगी। अब गणेश्वर सभ्यता जो है ये ताम्रयुगीन है। ये कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन। परंतु जो आपकी सुनारी सभ्यता है ये लोहयुगीन है, ये होगी ताम्रयुगीन। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताएं, ताम्र युग की जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सभी सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। गणेश्वर सीकर के अंदर ताम्रयुगीन सभ्यता है। और सुनारी जो सभ्यता है ये कौन सी है? लोहयुगीन सभ्यता है। इसका मतलब क्या हुआ अभी जरा बता सकते हो? ताम्रयुगीन सभ्यता का मतलब क्या है? क्या यहाँ से तांबा निकलता है? लोहयुगीन सभ्यता का मतलब क्या है? यहाँ से लोहा निकलता है? निकलता होगा, परंतु यहाँ पर मेन चीज ये आती है कि ताम्रयुगीन यानी जिस समय ताम्र युग था ना उस समय की यह सभ्यता है, और जब लोह युग आया उस समय की सभ्यता कौन सी? सुनारी। तो इसलिए अगर आपसे कहे कि लोहे के कारण इसको लोह सभ्यता कहते हैं, नहीं, लोहा तो आज कहीं से निकल आएगा तो क्या हम उसको लोहयुगीन कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि इसका जो उदय है, ये जो सभ्यता कब की बसी हुई है? लोह युग से बसी हुई है। और ये कब से बसी हुई है? ताम्र युग से है। तो जरा बताएंगे पहले कौन सा आया था? पहले कौन सा युग आया था? पहले ताम्र युग आया था, ठीक है। लोहे क्या बाद में खोज हुई है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। अब देख लिए ये 2 जिलों में बहती है। झुंझुनू जिले को ये 2 हिस्सों में बांटती है ना, ये इसकी अलग से विशेषता लिख लेना। झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। फिर इसके बाद में देखिए ये नदी बह कहाँ पे रही है? सीकर, झुंझुनू, चूरू। इसको एक नाम देते हैं, क्या नाम है इस क्षेत्र का? शेखावटी। शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी प्रदेश की मुख्य नदी या प्रमुख नदी कह सकते हैं अपन, ठीक है, मुख्य नदी है। तीसरी बात देखिए जरा यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखना है, इसका बहाव क्षेत्र, इसका बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। तोरावटी, इसका बहाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। सीकर झुंझुनू में यह बहती है, जो कि शेखावटी प्रदेश है, और झुंझुनू को ये 2 हिस्सों में बांटती हुई मंड्रेला नामक स्थान पर जाकर विलुप्त हो जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यदि हम कहें कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो कौन सी होगी? सबसे लंबी नदी तो ये कांकतली है, ठीक है ना। ये नदी क्या है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। देखो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? गग्गर। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी गग्गर है, परंतु पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी हो जाएगी? कांकतली हो जाएगी। तो 2 क्वेश्चन तो लंबी नदियों से हो गए,
और जो सबसे छोटी नदी है वो सिर्फ राजस्थान की, भले वो आंतरिक कह दे भले वो पूरा राजस्थान कह दे, वो सेम ही एक ही रहेगा, ठीक है। तो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कांकणी कहलाएगी। चलिए जल्दी से, अब इसके बाद में जो आने वाली नदियाँ हैं उनके बारे में बस एक एक पॉइंट ही अपने को याद रखना है। तो देखिए ज़रा कौन कौन सी नदियाँ आ रही हैं इसके बाद में। ये हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, ये हो गया, यहीं पर ही हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको सांबर झील। सांबर झील का जो ज़्यादातर क्षेत्र है वो जयपुर में है, परंतु यह 3 जिलों की सीमा पर है, ध्यान रखना, जयपुर, नागौर और अजमेर। जयपुर, नागौर, अजमेर, इन तीनों जिलों की सीमा पर है ये। लेकिन हम इसको पढ़ते हैं कि सांबर झील कहाँ, तो जयपुर पढ़ते हैं हम इसको। ओके, अब यहाँ पर नदी देखनी है अपने को। तो एक नदी इधर से आती है, एक नदी इधर से आती है, थोड़ा गेट बंद, एक नदी यहाँ से आती है, थोड़ा जयपुर के बाद में नागौर जाएगी और नागौर से फिर सांबर में जाएगी। जयपुर से नागौर और सांबर, और एक नदी आएगी यहाँ से अजमेर से भी, ठीक है, अजमेर से चलेंगे और सांबर में जाएगी, अजमेर से डायरेक्ट सांबर में जाएगी। देखो 2 नदियाँ, नाम क्या है इनका, तो देखिए ज़रा यहाँ पे आप लिखने का तरीका देखो, ऐसे लिखना, देखो नाम है मेंथा, मेंथा नदी। मेंथा नदी निकलती है मनोहर थाना से, मनोहर थाना से। मनोहर थाना कहाँ पे है, जयपुर में। मनोहर थाना से निकलती है, मनोहर थाना से निकलने के बाद में ये नागौर में जाती है, लुणवा न, ये न है, ठीक है ना, लुणवा जैन तीर्थ, जैन तीर्थ कहाँ पे है, ये नागौर में, नागौर में है। और उसके बाद में ये कहाँ चली गई भी, सांबर में आ गई। देखो मेंथा नदी अब कौन सी हुई, जयपुर से नागौर होते हुए सांबर जाने वाली, यानी ऊपर वाली नदी। तो मनोहर थाना, मैं से मेंथा नदी मनोहर थाना से निकलती है, मेंथा नदी मनोहर थाना से निकलेगी और नागौर में होती हुई सांबर में जाएगी। नागौर में इस नदी के किनारे पर लुणवा जैन तीर्थ स्थल है, लुणवा जैन तीर्थ स्थल है, ठीक है, एक जैन तीर्थ है जो कि लुणवा के अंदर है, उसे लुणवा जैन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। दूसरी हमारे पास में अगर हम बात करें दूसरी नदी की, तो उसका नाम है रूपनगढ़। रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है कुचिल गांव से भी, कुचिल गांव से। कुचिल गांव ये कहाँ पे है, अजमेर में। कुचिल गांव से इसका उद्गम हुआ। इसके बाद में आता है सलेमाबाद, सलेमाबाद एक स्थान आता है, और फिर ये चली जाती है कहाँ, सांबर में। अब सलेमाबाद स्थान जो है वहाँ पे क्या है, निम्बारक संप्रदाय के पीठ, निम्बारक संप्रदाय, ठीक है, जैसे वल्लभ संप्रदाय था ना, ये निम्बारक संप्रदाय किसका था, ये रामानुजाचार्य का, क्या रामानुजाचार्य है ना, देख लेना इसको किसका था, है ना, कुछ गलत नहीं पढ़ना अपने को, बस याद रखना है कि रूपनगढ़ नदी का उद्गम जो है ये रूपनगढ़ नदी है, और यहाँ से कुचिल गांव से होती हुई सांबर झील में जाएगी, और इसके किनारे पर आपको निम्बारक संप्रदाय मिलेगा। निम्बारक संप्रदाय की पीठ है जो सलेमाबाद के अंदर स्थित है। कितनी होगी हमारे पास में, जल्दी से बताओ। गग्गर नदी दूसरे नंबर पे, काकणी तीसरे नंबर पर, कांतली चौथे पे, मेंथा और 5वें पे रूपनगढ़। 2 नदियां हमारी लास्ट में रह गई हैं, जल्दी से देख लेते हैं। चलिए जरा, साबी और रूपारेल, है ना, नया मैप ले लें, ठीक है। साबी नदी, अच्छा मेंथा के बारे में जरा थोड़ा सा लिख लो। मेंथा का नाम, उपनाम जो है, मेंथा का उपनाम, मेंथा का उपनाम मेंढा, मेंढक होता ना, मेंढक ढक्कन वाला, वो मेंढा लिख लेना। और एक नाम उसका है मेघना, मेंथा, मेंढा, मेघना, मेंथा, मेंढा और मेघना, मेघना, ठीक है। और जब आप रूपनगढ़ को लिखोगे इंग्लिश में, जरा लिख के देखना जल्दी से, रूपनगढ़ को इंग्लिश में लिखो, रूपनगढ़ इंग्लिश में लिखो, कैसे लिखते हैं,
लास्ट में आर लिखोगे या डी लिखोगे? आर लिखा जाता है, कई बार कहीं कहीं पे आर लिखा जाता है। डै को ना, ये वाला डै जो होता है उसको आर से संबोधित किया जाता है, तो आर लिखोगे तो क्या बन जाएगा? अब उसको रै पढ़ो, रूपनगर, रूपनगर क्या बन जाएगा? रूपनगर बन जाएगा। अभी रूपनगर, नीचे वाले आर, लास्ट वाले रै को अगर डै ना पढ़े तो रै बन जाएगा और वो बन जाएगा रूपनगर। इतनी सी कहानी, ठीक है। चलिए देखिए जल्दी से, नदी देखते हैं साबी, साबी नदी भी, सै से साबी नदी, सेवर पहाड़ी, साबी नदी सेवर पहाड़ी से उद्गम होता है साबी नदी का, और सेवर पहाड़ी जो है जयपुर के अंदर है, सेवर पहाड़ी। साबी नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से होता है। मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से था? अभी मेंथा मनोहर थाना से, मेंथा मनोहर थाना से साबी सेवर पहाड़ी से उद्गम होता है। जयपुर में इस पर एक पॉइंट है, और उसके बाद में अंतिम पॉइंट इसका हरियाणा के अंदर है। यहाँ पे कौन सा आ गया? अभी हरियाणा आ गया है। अलवर की ये मुख्य नदी है, परंतु यहाँ कोई भी पॉइंट नहीं है इसके लिए, अलवर की मुख्य नदी कहलाएगी ये। तो पॉइंट क्या है इसका? तो देखिए सेवर पहाड़ी से जब ये उद्गम हुआ, उसके बाद में जोधपुरा सभ्यता, ध्यान रखिएगा, जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, ठीक है। जोधपुरा ये जयपुर के अंदर सभ्यता है, जोधपुरा। उसके बाद में चले जाएंगे अपन हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा में गुरुग्राम, जिसका पहले क्या नाम था? अभी गुड़गांव नाम था इसका, ठीक है। गुरुग्राम जिले की पाटली, पाटली ग्राम के नजफगढ़, नजफगढ़ झील में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। गुरुग्राम जिले की पाटली ग्राम के नजफगढ़ से इसमें जाकर विलुप्त होती है। ये विलुप्त होने का स्थान है, ध्यान रखिएगा, ये उद्गम होने का स्थान है। सेवर पहाड़ियों से उद्गम होता है, उद्गम, ये साथ में या तो लिख लिया करें उद्गम, इसके साथ में ये उद्गम है। चलिए तो क्या क्या देखा हमने? साबी नदी सेवर पहाड़ी से निकली, जोधपुरा सभ्यता है और अलवर की ये मुख्य नदी कहलाती है, और इसके बाद में ये गुरुग्राम में नजफगढ़ झील में जाकर के विलुप्त हो जाती है, नाम है साबी, ठीक है। लास्ट नदी देखिए जल्दी से भी, लास्ट नदी आ रही है हमारे पास में, अलवर की पहाड़ियों से निकलेगी भी, अलवर की पहाड़ियों से निकलेगी और भरतपुर में आकर के विलुप्त हो जाएगी। अलवर से निकलेगी, भरतपुर में आकर के विलुप्त हो जाएगी। नाम है क्या? रूपा रेल, रूपा रेल, ठीक है। रूपा रेल है, तो रूपा रेल का उद्गम जो होता है, उद्गम देखिए जरा, उद्गम, अब रेल कहाँ बनाई जाती है? भी रेल बनाई जाती है थाने में ले जाकर, थाना गाजी, थाना गाजी एक स्थान है, थाना गाजी में उदयनाथ की पहाड़ियां हैं, उदयनाथ, उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां, थाना गाजी तहसील, अलवर जिला, यहाँ से इसका उद्गम होगा, उद्गम होगा यहाँ से। उद्गम के बाद में ये भरतपुर में आएगी। अब इस पर भरतपुर में 4 बिंदु अपने को याद रखने, 4 बिंदु भरतपुर में है, इसके ऊपर 4 बिंदु है। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम देखेंगे डीग महल, डीग महल, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे डीग महल, उसके बाद में आता है नोह सभ्यता, नोह, नोह सभ्यता, नोह सभ्यता के बाद में देखेंगे तो सीकरी बांध, सीकरी बांध, और अंत में है मोती झील बांध, मोती झील बांध, यानी मोती झील के, मोती के नाम से झील भी है और बांध भी है, यानी जो बांध बनाया उसी के पीछे जो पानी रुकेगा वो क्या कहलाएगा? मोती झील, मोती बांध कहलाएगा और मोती झील कहलाएगी। मोती झील का जो निर्माण करवाया था ये सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया था, सूरजमल जाट, सूरजमल जाट, जिसे जाटों का प्लेटो कहते हैं भी, जाटों का प्लेटो, जाटों का प्लेटो। और यह जो झील है यह नील हरित शैवाल की झील है भी, नील हरित शैवाल इसमें पाए जाते हैं, शैवाल,
नील हरित शैवाल इसमें पाए जाते हैं। जो इसमें काई जम जाती है ना, आपने देखा होगा पानी में बड़े बड़े काई जम जाती है, वो यहाँ पे नहीं जमती। तो नील हरित शैवाल यहाँ पे पाए जाते हैं। सीकरी बांध हो गया। नौ सभ्यता है डीग महल। डीग महल को जल महलों की रानी कहते हैं, जल महलों की रानी, ठीक है जी। डीग महल को जल महलों की रानी कहा जाता है। ये हमारे पास में रूपारेल नदी थी। रूपारेल के अगर हम नाम की बात करें, रूपारेल नाम की बात करें तो लसवारी, लसवारी बराह या बारह, ये इसकी उपनाम है भी, ये इसके उपनाम है। किसकी बात हो रही थी हमारे पास में? रूपारेल की, ठीक है। ये आपके पास में ये बन गया क्षेत्र। तो ये थी हमारे पास में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर